दोस्तों जल्दी से आप अपने चैनल और गुरुजी को सब्सक्राइब करें और इस घंटी पर क्लिक कर दें ताकि आपको पता चल जाए कि आपका इंग्लिश का पीरियड शुरू हो चुका है। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग करेंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन पोएम इंग्लैंड इन 1819। ये पोएम मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को, है ना। उसका क्रिटिकल एनालिसिस कर रहे हैं आज हम लोग, उसका क्रिटिकल एप्रिसिएशन पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इसके नोट्स आपको वेबसाइट पे मिल जाएंगे। लिंक आपको मतलब उसका यूआरएल जो है आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, www.ourguruji.in। ठीक है बच्चों, चलो कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्रिटिकल एप्रिसिएशन में क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इंट्रोडक्शन थोड़ा पोएम का बारे में, है ना, कि भाई इंग्लैंड इन 1819 जो पोएम है वो एक पॉलिटिकल पोएम है, राजनीतिक कविता है जो कि पीबी शैली के द्वारा लिखी गई है। अब बिकॉज इट वॉज ए रेडिकल पोएम, ये एक रेडिकल पोएम थी, रेवोल्यूशनरी पोएम थी, तो ये अपने समय में पब्लिश नहीं हो पाई, पोएट के जीवन काल में पब्लिश नहीं हो पाई। तो ये कब पब्लिश हुई? ये उनके मरणोपरांत, दैट इज आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के बाद पोस्थुमसली पब्लिश हुई 1839 में। ठीक, अब ये रिवील करती है, मतलब ये उजागर करती है सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ द इंग्लैंड देन। उस वक्त इंग्लैंड में जो सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियाँ थी उनको उजागर करती है पोएम। सेंट्रल आइडिया क्या होगा पोएम का? देखो, पोएम सेंट्रलाइजेज, एक्चुअल में ये किस पर केंद्रित है? सोशियो पॉलिटिकल कंडीशंस पे इंग्लैंड की, ठीक है। जहाँ का राजा जो है वो पूरी तरीके से इनवैलिड हो गया है। इनवैलिड का मतलब अब वो किसी काम का नहीं रहा है। वो ऐसा क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ डिजीज़ एंड ओल्ड एज, बीमारी की वजह से भी और बुढ़ापे की वजह से भी। उसके जो सक्सेसर्स हैं, यानी कि जो उसके आगे आने वाली पीढ़ी है, उसके जो बेटे वगैरह हैं, बच्चे हैं, वो क्या है? वो एक इनकेपेबल डायनेस्टी के प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि एक नालायक डायनेस्टी, एक नालायक वंश के एक तरीके से बीज हैं, वो किसी काम के नहीं है, यानी सक्सेसर्स भी कोई काम के नहीं, है ना। इनसेंसिटिव लॉज जो पारित कर रखे हैं वो इनसेंसिटिव हैं, वो बिल्कुल भी जनता के प्रति संवेदना नहीं रखते हैं, वो जनरल पब्लिक की समस्याओं को इग्नोर कर रहे हैं। ऐसे कानून बना रखे हैं, ऐसे कानून लागू कर रखे हैं। आर्मी जो है वो भी डबल एजेड स्वार्ड की तरह है, वो भी दो धारी तलवार की तरह है। आज वो राजा कहने पे चल रही है, कल को वो राजा के खिलाफ भी हो सकती है। तो आर्मी भी जनता को परेशान कर रही है एक तरह से देखा जाए तो। और ऐसे एटमॉस्फेयर में पोएट उम्मीद करता है कि एक बेटर फ्यूचर आएगा, एक बेटर फ्यूचर, एक मतलब अच्छा बेटर फ्यूचर ज़रूर आएगा, ठीक है। थीम्स क्या क्या हैं इसमें? इसमें थीम्स हैं, फर्स्ट टायरेनिकल रूल है, तानाशाह जैसा रूल हो रखा है, राज्य है, क्योंकि जो पोएम वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि कॉमन पर्सन जो है ना उसको इग्नोर कर दिया गया है रूलिंग अथॉरिटी के द्वारा, यानी कि जो जिनका शासन है यानी राजा है, उसने कॉमन पब्लिक को बिल्कुल इग्नोर कर दिया है, उनकी समस्याओं को इग्नोर कर दिया है। और पीपल भूखे हैं, दे आर हंग्री, फील्ड्स आर लेफ्ट अनकल्टिवेटेड, खेतों में मतलब खेती नहीं हो पा रही है। आर्मी अटैक कर रही है, मतलब चाकू तलवार लेके शांति से विरोध कर रही जनता के खिलाफ, यानी पीसफुली प्रोटेस्टिंग पब्लिक, ऐसी पब्लिक जो शांति से अपना विरोध दर्शा रही है राजा के खिलाफ, उसके खिलाफ हथियारों से हमला किया जा रहा है। ये इंडिकेशन दिया गया फेमस पीटरलू मैसाकर, यानी कि एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ, जैसे जलियांवाला बाग हुआ था ना इंसिडेंट, वो बाद में हुआ था, पहले पीटरलू इंसिडेंट हुआ था 1819 में। तो वो पीटरलू हत्याकांड था ना, बिल्कुल उसी कि भाई जनता प्रोटेस्ट कर रही है, उनका विरोध कर रही है, इस तरह की जो कानून लागू कर रखे हैं राजा ने और राजा के जो निर्णय उनके खिलाफ विरोध कर रही है, ठीक है। स्पेशली कॉर्न लॉज उस वक्त लागू थे, उनके खिलाफ विरोध कर रहे थे, ठीक है। तो निहत्ती जनता पे आर्मी ने, घुड़सवार आर्मी ने हमले कर दिए थे, बहुत से लोग मार दिए थे, बहुत घायल हो गए थे, ठीक है। तो इस घटना को पीटरलू मैसाकर बोलते हैं। तो रूलर्स जो हैं वो कंट्री पे लीच की भांति चिपके हुए हैं, यानी इस देश का खून चौंस रहे हैं, मतलब एक तरीके से चूस रहे हैं। लीच क्या होती है? लीच होते हैं जोक, जोक कीड़ा नहीं होता है क्या वो, तो और वो जब तक आखिरी खून के कतरे रहेगा ना इस देश के, जब तक ये इस देश के चिपके रहेंगे, उसका सारा खून चूस लेंगे। यानी कि एक तरह से तानाशाह वाला रूल चल रहा है, जिसमें जनता की कोई परवाह नहीं है, बस खुद का देख रहे हैं राजा। करप्शन, पोइट ने हाईलाइट किया कि भाई करप्शन तो रूलिंग कम्युनिटी में भी है, ठीक है। बेसिकली वो करप्ट तो हो ही गई है रूलिंग कम्युनिटी, पैसे पे ध्यान दे रही है, खुद की मतलब सुख शांति आराम वगैरह इस पे फोकस किया जाए। दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द जनरल पब्लिक, उनकी प्रॉब्लम से फोकस नहीं हो रहा, बेसिकली खुद की प्रॉस्पेरिटी पे फोकस किया जा रहा है। तो और वो कोशिश कर रहे हैं कि जितना हो सके उतना हम इस कंट्री से निकाल लें, उतना बढ़िया है, जितना एक्सट्रैक्ट कर लें, जितना निचोड़ लें हम, जितना निकाल लें उतना बहुत बढ़िया है, और इसकी सेवा बिल्कुल ना करें। इस तरह का उनकी मंशा है, यानी देश की सेवा ना करें और जितना हो सके इससे कमा लें। तो उनको कंपेयर किया गया है लीच से, यानी जोक से कंपेयर किया गया है पोएट के द्वारा, ठीक।
सिमिलरली देखा जाए तो रिलीजन के अंदर भी गॉड को नकार दिया गया है, गॉड को कोई मान नहीं रहा, बाइबल को फॉलो नहीं किया जा रहा, क्योंकि चर्च में करप्शन घुस गया है। वहाँ के पादरी लोग पैसे लेके दूसरों के पाप माफ़ कर रहे हैं, है ना, बेसिकली। क्योंकि चर्च में क्या होता है, आप जाते हो, अपने गुनाह कबूल करते हो, है ना, कन्फेशन करते हो, फिर जो पादरी वगैरह प्रीस्ट वगैरह होते हैं वो आपसे आपका पश्चाताप करने के लिए बोलते हैं। इस तरह से आप पाप मुक्त होने की कोशिश करते हो। परंतु वहाँ पे क्या होने लग गया था, वहाँ पे भैया आप पैसे दो, आपके पाप हम धो देंगे। तो इस तरह से चर्च में जो क्लर्जी लोग हैं, छोटे से बड़े, सब के सब इस तरह के धंधे में, करप्शन में इन्वॉल्व हो गए। तो भगवान को कोई फॉलो नहीं कर रहा, बाइबल कोई फॉलो नहीं कर रहा। तो ये क्या दर्शाता है कि करप्ट स्टेटस था उस वक्त क्लर्जी का, चर्चेज़ का भी, और वो बेसिकली जनता को बेवकूफ़ बना रहे थे खुद के फ़ायदे के लिए। होप, तीसरी थीम है होप वाली, क्योंकि इस पोइट ने एट द एंड ऑफ द पोएम ये दर्शाया है कि ऐसी होपलेस कंडीशंस हैं इस कंट्री में, परंतु फिर भी इस देश में रीबर्थ होगा, पुनर्जन्म होगा, जैसे फिनिक्स होता है। फिनिक्स एक ऐसा काल्पनिक पक्षी है जो मर जाता है और फिर अपनी राख से दोबारा पैदा हो जाता है। तो इस देश में भी ये जो सब लोग हैं ऊपर जो दर्शाया गया है, राजा महाराजा, आर्मी, ठीक है, जनता, और इन सब की राख, इन सब की कब्रों में से क्या होगा, भविष्य में बोल सकते हैं कि एक फ्यूचर पनप के बाहर आएगा, मतलब एक अच्छा फ्यूचर निकल के आएगा। यानी ये करप्टेड चर्च, ये कॉमन पब्लिक, ये ब्यूरोक्रेसी, स्पेलिंग गलत हो रही है, ब्यूरोक्रेसी, ये मैं सही कर दूंगा नोट्स में, ठीक है। तो चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे आम जनता हो, चाहे करप्टेड चर्च हो, चाहे रूलिंग अथॉरिटी या रूलर्स हो या आर्मी हो, इन सब की कब्रों में से, यानी इन सब के मरने के बाद में फ्यूचर में, आज तो चलो बुरा समय चल रहा है कोई बात नहीं, पर भविष्य में इसी ज़मीन पे जहाँ आज इतना अत्याचार हो रहा है, इसी ज़मीन पर एक नया सूर्योदय होगा, एक नया, एक तरह से सुनहरा भविष्य निकल के आएगा। तो ये उम्मीद जता रहा है पोइट। फिगर ऑफ स्पीच कौन कौन सी हैं? एलिट्रेशन है, डेस्पाइज्ड डाइंग, ड। एलिट्रेशन में क्या होता है, पहली साउंड कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन की आवाज़ होती है, तो ड, रिपीटेशन हो रहा है कॉन्सोनेंट साउंड का। ड्रैग्स ऑफ द डल, ड, ठीक है, तो ये ड साउंड का कॉन्सोनेंट, मतलब रिपीटेशन हो रहा है, तो कॉन्सोनेंट साउंड है स्टार्टिंग में। ऐसे कंट्री क्लिंग, क, ब्लाइंड इन ब्लड, ब, तो ये सब कॉन्सोनेंट साउंड है, तो ये एलिट्रेशन के एग्जाम्पल्स है। सिमिली, रूलर्स को कंपेयर किया गया लीचेज से, कि भाई रूलर्स, अच्छा ये भी स्पेलिंग गलत है, ये लीचेस, टेंशन ना लो, नोट्स में सब सही होगा, यहाँ तो मैं जल्दीबाजी में लिख देता हूँ, ठीक है। तो रूलर्स जो हैं वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, ना तो देख सकते हैं ना फील कर पा रहे हैं, यानी मतलब कहने की बात यह है कि वो देखने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जनता कितनी परेशान है, ठीक है, वो फील करने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि जनता कितनी परेशान है। तो वो रूलर कैसे हैं, लीच के जैसे हैं, कैसे हैं, जोक के समान है, जो इस बेहोश होते हुए कंट्री के चिपके हुए हैं और इसका आखिरी कतरा भी चूस लेना चाहते हैं, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सिमिली का, जहाँ रूलर्स को कंपेयर किया गया है लीचेज से, ठीक है। अब मेटाफर, ग्लोरियस फैंटम, ये एक मेटाफर हो गया ब्राइट फ्यूचर के लिए। देखो जब कंपैरिजन साफ साफ दिख रहा हो, जैसे इसमें कि लीचेज को मतलब रूलर्स को कंपेयर किया गया लीचेज से, लाइक या एस जैसे शब्द इस्तेमाल करें, जैसे लीच लाइक, ठीक है, तो ये तो सिमिली हो गया। और जब कंपैरिजन हो रहा होता है, पर कंपैरिजन थोड़ा इनडायरेक्टली होता है, मतलब सामने से नज़र नहीं आ रहा होता, जैसे भविष्य एक ग्लोरियस फैंटम निकल के आएगा, एक शानदार भूत निकल के आएगा, तो शानदार भूत किसको बोला गया है, ब्राइट फ्यूचर को कहा गया है। तो ऐसे लिखता है अगर पोइट की, अ ब्राइट फ्यूचर लाइक ए ग्लोरियस फैंटम, यानी एक ब्राइट फ्यूचर ग्लोरियस फैंटम के जैसे, तब तो सिमिली हो जाता, परंतु पोइट ने डायरेक्ट ब्राइट फ्यूचर की जगह क्या वर्ड इस्तेमाल कर लिया, ग्लोरियस फैंटम, तो ये मेटाफर है, ठीक है। अब रेवोल्यूशनरी शैली तो भाई हमेशा से रेवोल्यूशनरी, बहुत आंदोलनकारी व्यक्ति रहे अपने छोटे से जीवन में, वो हमेशा एक तरह से उस तरह के रहे कि जो विद्रोह करते हैं, यानी गलत चीज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो पहली बात तो स्टार्टिंग में क्या हुआ कि ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहे थे, 1811 की बात है, उन्होंने एक पैम्पलेट छापा, एक पेपर लिखा था नेसेसिटी ऑफ एथीज्म का। अब भैया चर्च इस बात से गुस्सा हो गया और उनको एक तरह से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से बाहर निकाल दिया गया। फिर बाद में वो खुद ही देश से ही बाहर निकल गए और अपनी फ्री वॉइस, अपनी आज़ाद आवाज़ को उठाते रहे उस वक्त जो रूलिंग अथॉरिटी थी, यानी राजाओं के खिलाफ, चर्च के खिलाफ। तो इस पोएम में भी देखा जाए तो उन्होंने रूलर्स को एक्सपोज किया है, उनके बिहेवियर पे सवाल उठाए, और उन्होंने पीटरलू इंसिडेंट जो था उसकी बात कही है कि भाई कितना निर्दयी इंसिडेंट था वो, लोकल मजिस्ट्रेट्स ने किस तरीके से ऑर्डर दे दिया आर्मी को, ठीक है, और उन्होंने फिर निहत्थे लोग पे अटैक कर दिया। तो रिलीजन की बात भी करते हैं कि भाई रिलीजन जो है वो भी करप्ट हो चुका है, उसमें भी चर्च में पूरा करप्शन घुस गया था, यानी रिलीजन भी उनसे अछूता नहीं है, उसको भी उन्होंने टच किया, उसको भी उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे समस्याएं उसमें भी है। तो ये जो रेडिकल नेचर था ना, रेडिकल एंड, ये एंड होगा रेडिकल रिवोल्यूशनरी नेचर जो है ना शैली का, ये साफ साफ दर्शाता है, मतलब नज़र आ रहा है इस पोएम के अंदर कि वो कितने रिवोल्यूशनरी रहे हैं।
रोमांटिक पोएम तो है ही है। इंग्लैंड इन 1819 कुछ रोमांटिक ट्रेड्स हैं, रोमांटिक लक्षण भी दर्शाती है पोएम। इसमें लिबरल आइडियाज़ दिखाए हैं शैली के कि आम जनता के प्रति, उनके एक तरह से दुखों के प्रति उसके लिबरल आइडियाज़ हैं। वो उनकी समस्याओं को, उनकी बातों को रख रहे हैं सामने, ठीक है। वो डिमांड कर रहे हैं कि भाई बदलाव होने चाहिए। अभी जो समकालीन जो कंटेम्प्रेरी कंडीशन है कंट्री की, उसमें बदलाव होने चाहिए। अभी बहुत बुरे हालात हैं, ये बदलने चाहिए। तो पोइट ने अपनी इमेजिनेशन पावर का इस्तेमाल करके एक होप दर्शाई है कि भविष्य में एक ग्लोरियस फैंटम, एक भूत निकल के आएगा आज इन सब लोगों की कब्रों में से। भविष्य में इन सब लोगों की कब्रों से एक भूत निकल के आएगा। वो भूत क्या है? एक ब्राइट फ्यूचर निकल के आएगा और इस देश को वापस से रोशनी से भर देगा। तो ये एक रोमांटिक पोएम हो गई, क्योंकि रोमांटिक पोएम्स के फीचर हैं इमेजिनेशन हो, लिबरल आइडियाज़ हों, ठीक है, ये चीज़ें। बाकी तो नेचर पोइट्री और ये सब होता है रोमांटिक पोएम्स में। बाकी इसमें ये कुछ मेन फीचर्स हो गए जो कि रोमांटिक पोएम की जो फीचर्स कंसीडर किए जा सकते हैं, रोमांटिक एज के फीचर कंसीडर किए जा सकते हैं। तो ये अपना क्रिटिकल एप्रिसिएशन हो गया पोएम इंग्लैंड इन 1819 का। इंट्रोडक्शन, सेंट्रल आइडिया, थीम्स हो गई, फिगर ऑफ स्पीच एंड रेवोल्यूशनरी शैली एंड रोमांटिक पोएम। तो ये इस तरह से है। इसमें एक पॉइंट और हम ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है, स्ट्रक्चर का, कि इस पोएम का ढांचा कैसा है, ठीक है, और इसमें क्या राइम स्कीम है, ठीक है। ये पॉइंट मैंने लिखा नहीं, परंतु मैं इनको नोट्स में लिखूंगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर कैसे है? ये एक सोनेट है, ठीक है। ये क्या है? इंग्लैंड इन 1819 एक सोनेट है, 14 लाइन की पोएम है। तो ये तो ढांचा हो गया इसका। अब इसमें भी कैसे कर रखा है इन्होंने, ये पोएम पढ़ाते वक्त भी मैंने बताया था कि इसमें जनरली जो पेट्रार्चन सोनेट होती है उसमें शुरू में 8 लाइन को ऑक्टेव बोलते हैं और 6 लाइन को सेस्टेट बोलते हैं, ऐसा होता है जनरली। परंतु इसमें शुरू की 6 लाइन में तो उसने बेसिकली कंडीशन बताई है कि इंग्लैंड की कंडीशन कितनी ख़राब है, ठीक है, राजाओं के बारे में बताया गया मतलब। और फिर वो आम जनता पे आते हैं और बाद में उम्मीद जताते हैं। तो ये इसमें 6 और 8 का उल्टा हिसाब है। तो वो सब मैं नोट्स में लिख दूंगा। बाकी इसमें राइम स्कीम क्या इस्तेमाल हुई है ये सब मिटा देता हूँ तो ईजी रहेगा समझना। देखो राइम स्कीम क्या है, राइम स्कीम होती है, आखिरी वर्ड देखो आप, किंग, किंग में क्या होता है, इसको ए देंगे, आखिरी वर्ड को हम देखेंगे केवल फ्लो, किंग और फ्लो क्या आपस में तुकबंदी बैठ रही है कि नहीं, तो इसको बी देंगे। स्प्रिंग, किंग और स्प्रिंग दोनों बैठ रही तुकबंदी, इसको भी ए देंगे क्योंकि इसको किंग को ए दिया है तो स्प्रिंग को भी ए देंगे। नो, फ्लो और नो इसकी बैटरी तुकबंदी साथ में तो बी भी हो गया। क्लिंग, वापस से किंग स्प्रिंग क्लिंग, इसको ए देंगे। और ब्लो, नो फ्लो ब्लो, इसको बी देंगे। तो ए बी ए बी ए बी, यहाँ तक तो हो गया, ठीक है। अब आगे देखो, फील्ड प्रे, फील्ड एकदम अलग है सी और प्रे एकदम अलग है डी। वील्ड, फील्ड और वील्ड इसको सी और स्ले और प्रे यानी डी। अब सील्ड, वील्ड फील्ड सील्ड तो इसको भी सी और रिपील्ड अनरिपील्ड इसको भी सी। मे, स्ले और मे ये डी और डे ये भी डी। तो आगे क्या हो गया, अब आगे हो गया सी डी सी डी सी डी और डी डी। यानी इसका ढांचा कैसा है, ए बी ए बी ए बी सी डी और डी डी। ये इसकी राइम स्कीम हो गई पूरी पोएम की। तो सोनेट है और बेसिकली स्ट्रक्चर उल्टा है, 8 और 6 का होना चाहिए, 8 + 6 का होना चाहिए, ऑक्टेव और सेस्टेट। शुरू की 8 लाइन ऑक्टेव प्लस 6 लाइन सेस्टेट, परंतु इसमें उल्टा है, इसमें 6 लाइन जो है ना स्टार्टिंग में, क्योंकि ऑक्टेव में हमेशा प्रॉब्लम दर्शाई जाती है पोएट के द्वारा और सेस्टेट में सॉल्यूशन बताया जाता है उसका। यहाँ पर क्या है, शुरू की 6 लाइन में तो राजाओं ने जिस तरह से एक्सप्लोटेशन कर रखा है देश का वो दर्शाया गया है, और फिर अगले 8 लाइन में ये जनता के बारे में, और फिर कह सकते हैं बेसिकली सॉल्यूशन बता रहे हैं वो, यानी जनता की प्रॉब्लम्स प्लस सॉल्यूशन। तो ये हो गए अपनी क्रिटिकल एप्रिसिएशन। तो बच्चों नोट्स तो मैंने जैसे बता ही चुका हूँ आपको, कहाँ मिलेंगे, वेबसाइट में मिलेंगे www.org.in पर, ठीक है। बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, सी यू सून, टेक केयर।